एनसीईआरटी के संपूर्ण हल चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अपनी अगली क्लास में हमारा सवाल है 9 नंबर का। 8 नंबर तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। ठीक, चलिए 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कहता है, देखो क्या कहता है एनसीईआरटी वाला है। क्या कहता है एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी को हल करने का अपना ही मज़ा है। सच में एनसीईआरटी को हल करने का अपना एक सेटिस्फेक्शन है, एक संतोष है एनसीईआरटी को। मतलब एनसीईआरटी को लोग छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं कुछ ना कुछ बहाना बना के लोग एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन अगर करें, थोड़ी मेहनत करें और एनसीईआरटी के साथ जुड़ जाएं तो बहुत काम आने वाली चीज़ है। आपका पेपर तो अच्छा होगा ही, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही। दूसरी बात, आपके अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी, एक मानसिक स्थिरता पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है अपने आप। ठीक, चलिए 9 नंबर पढ़ते हैं। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे हैं और इसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या है। तो कुंडली बनाने के लिए बिल्कुल सरल सा एक चित्र बना लेते हैं। कुंडली दिखा देते हैं पहले कैसे बनेगी ये। इस कुंडली को ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए बना लेते हैं कुंडली को ऐसे। ऐसे बना देते हैं, देखो कुंडली को ना ऐसे बना देते हैं। देखो ये बनती जा रही है कुंडली, है ना। ये कुछ इस तरीके से ऐसे बना दिया, देखो मैंने। ठीक, ये कुंडली जो है ऐसे बन गई। ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं, ये फेरे हैं। ये है फेरे। फेरों की संख्या क्या मानते हैं अपन। फेरों की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, बड़ा एन। फेरों की संख्या, ये हो गया एन, और ये हैं 20 फेरे। ठीक, कुंडली में जो धारा बहती है, जो धारा है कुंडली में, उसका मान भी बताया गया आपको। कुंडली में धारा है 12 एम्पियर। 12 एम्पियर की धारा है एम्पियर में। और कुंडली की एक जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है। यानी जो भुजा है कुंडली की, ये वाली, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। अब ये सेंटीमीटर है तो इसे मान लीजिए मैं ए लिखता हूँ, ए, है ना। तो ए का मान भुजा जो है ना, ऐसे लिखते हैं भुजा। भू लिख दिया मैंने, भुजा लिखना है ना। भुजा जो है वो ए बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, 10/100 मीटर। ठीक, जिससे हमें इसका क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। हमें इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब इसमें एक चुंबकीय ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, पहली बात तो ये आ गई। और इसमें कह रहा है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 30 अंश का कोण बनाता है लंबवत दिशा से। तो इसकी लंबवत जो दिशा होती है, देखो अगर मैं इसकी लंबवत दिशा की बात करूं तो ये इसकी लंबवत दिशा है, मान लीजिए ये लंबवत दिशा है। और लंबवत दिशा से जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, है ना, वो कितना कोण बनाता है, थीटा। और थीटा कितना है, वो है 30 अंश। और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 0.8 टेस्ला। और ये कुंडली को लटका रखा है ऊर्ध्वाधर में, इसको लटकाया हुआ है ऐसे। ठीक, तो बल आघूर्ण की बात हो रही है। बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। तो सूत्र कौन सा लगा दें, सूत्र लगा दें m। कितना होगा, m होता है NIA। इसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, पक्का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे बोल देते हैं इसको। ठीक, और बल युग्म का आघूर्ण, यानी बल आघूर्ण की बात कह रहा है। अगर बल आघूर्ण निकालें
तो इसका सूत्र कितना होता है बताओ? इसका सूत्र होता है टाउ कहते हैं इसको। ये होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। एम का मान क्या होता है? एन आई ए। ठीक, लंबवत दिशा में एम होता है, यानी ये जो दिशा है ये एम की दिशा है ऐसे, और ये दिखाया गया 30 अंश के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दोनों की दिशा के बीच का जो कोण है वो कितना है? 30 अंश का कोण है। तो बात सीधी हो गई। अब तो लगा लोगे तुम फॉर्मूला। इस m को यहाँ रख दो, एन आई ए बी साइन थीटा, सभी के मान रखने पर कितने फेरे हैं? एक बार फिर पक्का कर लूँ, 20 फेरे हैं। सही बात है, देखो 20 फेरे। कितनी धारा है? फिर देख लूँ एक बार इसको, 12 एम्पियर है। चलो 12 एम्पियर लगा दिया। कितना क्षेत्रफल है? वर्ग की एक भुजा। ये रही एक भुजा, देखो कितनी है? 10/100। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का वर्ग, यानी 10/100 का वर्ग होगा ऐसे। कितना चुंबकीय क्षेत्र है? 0.8। तो 0.8। और कितना कोण है? साइन 30 कोण, 30 अंश का कोण। अब लग गई वैल्यू, अब हल कर लो। देखो, अब देखो कैसे करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो उत्तर मिलाते हैं इसका। ये जो 8 है, इसका दशमलव हटाना चाहो, इसका दशमलव हटा सकते हैं, यहाँ का दशमलव हटा सकते हैं। देखो ये है 1/10, तो पहले मैं से करता हूँ। ये है 1/10, इसका वर्ग है, तो कितना हो गया नीचे? 100 बन गया नीचे। इसका दशमलव उड़ा दिया, 1 और 0 लग गई नीचे। ठीक, और ये हो गया 8। ये वाला 8 मैंने यहाँ लिख दिया, इसको ठीक कर दिया, यानी इन चीज़ों को मैंने ठीक कर दिया। अब साइन 30 का मान 1/2, ये देखो, इसको भी ठीक कर दिया मैंने। ठीक, अब ये कितना हो गया? 12 दूनी 24, ये हो गया 240। 2 से ये 4 काट दिया मैंने। 24 चौके 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। ये हो गया 960/1000। ठीक, ये बन गया। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखो कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है 0.96। और मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर होता ही है, तो आप जानते ही हैं। बल आघूर्ण का मात्रक, बल गुणा दूरी, बल गुणा त्रिज्या, बल गुणा बल की भुजा, है ना। तो कितना होता है? न्यूटन मीटर होता है। तो उत्तर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0.96 न्यूटन मीटर। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक, दिशा अगर पूछी जाए तो दिशा कैसे होगी बताओ? अच्छा, दिशा कैसे होगी? m क्रॉस बी, m क्रॉस बी। m से b की तरफ चलने वाले एंगल पे घुमाएंगे ऐसे। ठीक, m से b की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठे की दिशा जो होती है हस्त अंगूठ नियम के अनुसार आघूर्ण की दिशा होती है। ठीक, वो भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैंने करवाए आपको, दिशा भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं है, ऐसा कुछ पूछा नहीं है। पूछेगा आगे के सवाल में तो बता देंगे उसको। ठीक है, ऐसे सवाल हैं अभी हमारे पास जिनमें दिशाओं का भली भांति ज्ञान हो जाएगा हमें। ठीक, चलिए अगले सवाल पे देखते हैं क्या मामला है। अब आ गया 4-10। 2 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। 2 गैल्वेनोमीटर, देखिए 2 गैल्वेनोमीटर हैं। एक है 1 गैल्वेनोमीटर 1, एक है दूसरा 2। प्रतिरोध दिए गए हैं गैल्वेनोमीटर के लिए। ये है गैल्वेनोमीटर, मान लेते हैं ए वाला है, और ये है गैल्वेनोमीटर, ये मान लेते हैं ये बी वाला है। ठीक, अब प्रतिरोध दिया है और
फेरों की संख्या दी है, सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले देते हैं प्रतिरोध कितना दिया है पहले वाले का, ये दिया है 10, इसमें फेरों की संख्या दे रखी है 30, और इसका जो क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल कहते हैं इसको, ये दिया गया है 3.6 गुना 10 की घात -3 मीटर का वर्ग, है ना, ऐसे 3 है ना। और चुंबकीय क्षेत्र इस पर कितना लगा है वो भी बता रखा है इसमें, वो है 0.25 टेस्ला। ये 1 गैलोनोमीटर की जानकारी है। दूसरे वाले की भी दे रखी है इसमें, दूसरे वाले का प्रतिरोध दे रखा है इसमें R2, ये दे रखा है 14 ओम, इसे ओम बना लो पहले, लो ठीक। और इसमें फेरों की संख्या बताई है इसने 42, इसका क्षेत्रफल बताया है A2, कितना है भाई 1.8 10 की घात -3 मीटर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर जो भी कहो यार। इसमें चुंबकीय क्षेत्र है B2 0.5 टेस्ला का ये चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। दोनों का जो K होता है K1 वो K है और इसका भी K2 जो है वो K है, दोनों का समान है ठीक। M1 M2 यानी एक M2 एक M1 जिसको हम कह रहे हैं A1 B, A और B जो है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसको कह रहा है ये M1, इसको कह रहा है ये M2 ठीक, ऐसे बता रहा है। ये इसने अपने नाम दे रखे हैं। धारा सुग्राहिताओं M2 एवं M1 वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 चल कुंडली गैलोनोमीटर हैं, एक M1 है एक M2 है, वो मैंने बता दिया। हमने ऐसे इसको A लिख दिया तो ये क्या कह रहा है M1, इसने लिख दिया B तो ये कह रहा है M2। यानी A की जगह पे जो लिखा है वो कौन है, M1 है, और जो B की जगह पे लिखा है वो M2 है ठीक। धारा सुग्राहिताओं इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी को क्या बोल देते हैं दूसरे शब्दों में, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता बेसिकली जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ शब्द है, हम बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ शब्द क्या है, सुग्राहिता। सुग्राही, कितना सुग्राही है ये यंत्र ऐसा बोलते हैं ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। धारा सुग्राहिता का सूत्र पकड़ लेते हैं। धारा सुग्राहिता का सूत्र बनाया था S, ये बनाया था कुल विक्षेपण बटे धारा। कुल विक्षेपण क्या था, ये था NIAB बटे KI ठीक। इसमें ये जो था ये था विक्षेप, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप हुआ था वो था ये ठीक। अब देखिए I कट गई इसमें से ठीक। तो धारा सुग्राहिता का सूत्र तैयार हो गया, ये हो गया NAB बटे K। अगर इसे पहले वाले पे लगा दें तो इसका मान लिख लेते हैं पहले नंबर का 1 1 1 1 और ये कांस्टेंट, क्योंकि K1 जो है वो K2 के बराबर है। अगर दूसरे वाले के लिए लिखें धारा सुग्राहिता 2 के लिए तो N2 A2 B2 बटे K। इसमें कहीं भी प्रतिरोध का काम नहीं है, धारा सुग्राहिता में प्रतिरोध का काम नहीं है। प्रतिरोध का आएगा वोल्टता सुग्राहिता में, क्योंकि जैसा मांग रहा है ये वोल्टता सुग्राहिताओं में काम आएगा, यहाँ पे नहीं। अब इनका अनुपात अगर मांग रहा है, ये मांग रहा है M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं, M2 बटे M1 मांग रहा है, यानी I2 बटे I1 मांग रहा है ठीक। तो क्या कर देंगे, IS2 बटे IS1 का अनुपात देखो सरल हो गया, N2 A2 B2 बटे N1 A1 B1। ये हमारा पहला उत्तर आ गया। देखो ये कौन हुआ, किसके बारे में हुई ये जानकारी, धारा सुग्राहिता। अब लेते हैं वोल्टता सुग्राहिता, यानी
वी एस क्या होता है? धारा सुग्राहिता बटे प्रतिरोध। एक सूत्र होता है इसका, धारा सुग्राहिता बटे प्रतिरोध। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, अगर इस अनुपात को यहाँ बनाते हैं तो क्या होता है, देखो प्रतिरोध मान लो पहले वाले पे लगाते हैं तो पहले वाले का ये बन गया, देखो ऐसे, और दूसरे वाले पे लगाते हैं, है ना, क्योंकि ये हमने पता लगा लिया था कि ये सूत्र होता है S2R2। अब इनका अनुपात चाहते हैं, अनुपात किसका मांग रहा है? M2 एवं M1 की, वही बात है, वोल्टता सुग्राहिता, यानी VS2 बटे VS1 कितना, R1 ऊपर आ जाएगा, IS1 बटे IS2 ऊपर पहुंच जाएगा, R1 नीचे पहुंच जाएगा R2। तो ये बन गई वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात। यानी पहले क्या निकाल लेंगे, धारा सुग्राहिताओं का अनुपात, और फिर क्या करेंगे, उसके साथ गुणा कर देंगे R1 बटे R2, क्या मिल जाएगा, वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात। सारी बातें गिवन हैं, R1, N1, A1, B1 ये सब कुछ गिवन है। ठीक, तो एक उत्तर यहाँ से प्राप्त होगा, एक उत्तर यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक, मान जो है सारे दे रखे हैं, सिर्फ रखने हैं। ठीक, रख के न्यूमेरिकल को चेक करें, गुणा करें, भाग करें और उत्तर की जांच करें। पुस्तक में अपने उत्तर की जांच करें। दोनों उत्तर मैं लिख के दे रहा हूँ, चाहे तो आप इस वीडियो में इसी क्लास में अपनी जांच कर लें। ठीक है, पहले का उत्तर है 1.4, यानी इसका जो उत्तर है IS2 बटे IS1 ये है 1.4, ये पहला उत्तर है। ठीक, दूसरा उत्तर है 1 VS2 बटे VS1, वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात है 1/1, ऐसे, यानी 1। ओके, चलिए ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10। अब चलते हैं 11 नंबर पर। ठीक है, मान रख के उत्तर की जांच कर लें आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चार 11। ओके, एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र। तो गॉस क्या है, देखो कहीं बात करी होगी हमने, चुंबकीय क्षेत्र होता है टेस्ला में। गॉस जो होती है इसकी CGS यूनिट होती है, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम यूनिट वाला होता है ये। ठीक, हो सकता है हमने पहले इस पे बात करी हो सकता है ना करी हो, कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत जानी पहचानी चीज़ है। अब ये होता कितना है, 6.5 गॉस है, 6.5 गॉस है ऐसे। अगर टेस्ला में बनाऊं, क्योंकि गॉस में तो लगाऊंगा नहीं, तो ये होता है 10⁻⁴ टेस्ला। यानी पता लग गया एक गॉस जो होता है वो होता है 10⁻⁴ टेस्ला। ये वाली चीज़ आ गई, चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एक चाल से इसके लंबवत घुस जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की चाल जो है जिससे घुसता है वो है 4.8 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। 4.8 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा और इसकी त्रिज्या बताइए। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो वृत्ताकार क्यों होगा। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे पास एक होता है लॉरेंज का बल, लॉरेंज बल बोलते हैं इसको हम, चुंबकीय बल। ये होता है F, और ये होता है विद्युत बल, और ये होता है
V क्रॉस B चुंबकीय बल। ये जो बल होता है ये वेग की और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सदिश गुणनफल है, तो इसलिए क्या कह देते हैं कि भाई ये जो है अभिकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है ऐसे। अब अभिकेंद्रीय बल से संतुलित होगा क्योंकि वेग की दिशा के लंबवत है। वेग की दिशा के लंबवत लगा हुआ बल वृत्ताकार पथ पर ही हो सकता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ जो है में अगर कोई कण घूमता है तो वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश अगर वेग होता है तो इसके लंबवत लगा हुआ बल सीधा केंद्र की तरफ होता है, क्योंकि वृत्त में ही ऐसा होता है कि स्पर्श रेखा का लंब अगर बनाए तो केंद्र पे आता है। तो इसलिए क्या होगा कि यह बल अभिकेंद्री बल से संतुलित होता है। अब ये कारण बता दिया हमने कि लॉरेंज बल के अनुसार ऐसा होता है, ये अभिकेंद्री बल से संतुलित होता है क्योंकि ये बल वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। ठीक, अब हम यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखो त्रिज्या कितनी होगी, mv/bq। इसमें मान रख देते हैं कितनी त्रिज्या है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रहेगा हमें 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, सवाल में भी दे रखा है। ठीक है, किस वेग से लंबवत फेंका गया, क्योंकि लंबवत भेजा है। ठीक, तो लंबवत में तो बात सीधी है, v क्रॉस b साइन 90। v क्रॉस b क्या, साइन 90। a क्रॉस b a b साइन थीटा होता है, सीधी सी बात है। अब ये आ गया 4.8 गुना 10⁻6। b कितना है, 6.5 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश है 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो ये त्रिज्या जो प्राप्त होगी आपको ये मीटर में होगी। अब इसका उत्तर की जांच करते हैं। 4.2 सेंटीमीटर ये बता रहा है, तो आपका उत्तर यहाँ मीटर में आएगा। आपका उत्तर आएगा 4.2 गुना 10⁻⁻2 मीटर, यह आपका उत्तर आएगा। भले ही आप इसको बाद में सेंटीमीटर में बदल दें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आपको उत्तर किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। 4.2 गुना 10⁻⁻2 मीटर में ये मिलेगा। अब इसको गुणा करके जांच कर लें उत्तर की। ठीक, अपने उत्तर की जांच करें। रफ कार्य है ये, रफ कार्य को अपनी रफ नोटबुक में हल करके इसे चेक करें। ठीक, क्योंकि मैं अगर इस क्लास में इसकी गुणा करूँगा तो समय बर्बाद होगा, समय लगेगा। ठीक, गुणा कर करके मैं दिखाऊंगा तो समय लगेगा। आप क्या करें, अपनी रफ कॉपी में इसकी जांच ज़रूर कर लें, इसको पक्का कर लें, देख लें उत्तर मिल रहा है ना, मिला लें उत्तर को। चलिए, ये था कारण। और एक कुछ इसमें पूछा नहीं है, त्रिज्या पूछी है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका। आगे बढ़ते हैं। चार 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है 12 में, प्रश्न नंबर 4.11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। बात वही आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसका भी सूत्र बना के दिखा देता हूँ आपको। हालांकि ये हमने जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन नाम की जो डिवाइस है उसमें बनाया हुआ है। चलिए, हमने देखा कि जो त्रिज्या है वो कितनी है, mv/bq। ऐसे अगर आवृत्ति की बात करें तो 1 सेकंड में कितने चक्कर मारता है ये कण जो घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, तो आवृत्ति यानी आवर्तकाल का उल्टा,
1 बटे आवर्तकाल। सीधा सीधा मतलब है आवृत्ति, तो v जो हो जाती है वो हो जाती है 2 पाई आर एन, जहाँ n जो है, n क्या है हमारी, n है आवृत्ति। क्यों? क्योंकि इसे लिख सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से 2 पाई आर बटे टी। ये टी क्या है, ये है आवर्तकाल, या दूसरा नाम क्या कह सकते हैं यहाँ पे इसका, परिक्रमण काल। ये है आवर्तकाल। देखो मैंने आवृत्ति काल लिख दिया है ना, आवर्तकाल। आवर्तकाल। अब इसमें 1 बटे टी क्या है, 1 बटे आवर्तकाल क्या है, यही आवृत्ति है। तो इस v के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखो बताओ, इस v के स्थान पर ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो हो गया काम। देखो r बराबर m 2 पाई आर एन बटे बी क्यू। अब देखो ये r कट गया। ठीक, तो आवृत्ति कितनी आ रही है, बी क्यू बटे 2 पाई एम। अब देखो ये आवृत्ति किन बातों पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, और जो भी कण है उसके आवेश पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये कह रहा है क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, तो जवाब है नहीं। नहीं, आवृत्ति इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करती है। ओके, ये रहा उत्तर। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 12। चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 13, अभ्यास 13 लेते हैं। ठीक है, चार 13। ओके, चौथे अध्याय का 13वां सवाल। इसमें देखिए 2 पार्ट हैं। पार्ट ए को ले लें पहले, इधर ले लें पार्ट ए को, और दूसरी तरफ ले लें पार्ट बी को, यानी 4 13 बी पार्ट इधर ले लें। ठीक, क्या कहता है ये पार्ट में, 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जिसमें 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कुंडली में फेरे हैं 30 और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसको बदल लो लगे हाथ मीटर में, 8 बटे 100 मीटर। ठीक, इसमें धारा बह रही है 6 एम्पियर की। एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है एक टेस्ला का, और ये इसमें ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। यानी लटकी हुई कैसे है, ऊर्ध्वाधर है, यूँ लटका दिया मान लीजिए, और इसको यूँ लटकाया हुआ है, ऐसे यूँ लटका दिया। ठीक, इसमें कोई धारा बह रही है, धारा ऐसे पास करा देते हैं, देखो आई। ठीक, कुंडली के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती है चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली का अभिलंब ये है और चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये बी है। कुंडली का अभिलंब में कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, कुंडली के क्षेत्रफल का, प्लेन का तल का लंब जो होता है।
ये जो कोण है थीटा, ये बताया गया 60 अंश का कोण। ठीक, तो कुंडली पर एक बल का आघूर्ण लगेगा। तो क्या कह रहा है, कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसका परिमाण बताइए। तो कुल मिलाकर जितना आघूर्ण लगेगा उसका उल्टा हमें लगाना पड़ेगा अगर उसको घूमने से रोकना है। तो कुल मिला के आघूर्ण ही बताना है। तो आघूर्ण कितना होता है, पहले सवाल में कर चुके, ये होता है NIAB साइन थीटा। तो आघूर्ण निकल गया, देखो कितने फेरे हैं 30, कितनी करंट है 6, कितनी त्रिज्या है पाई r स्क्वायर 8/100 का स्क्वायर, कितना चुंबकीय क्षेत्र है B 1 टेस्ला, साइन 60। इन सारी चीज़ों को गुणा कर दिया, देखो मैंने यहाँ सबको गुणा कर दिया। ठीक, तो आ गया उत्तर। प्रति आघूर्ण यानी जो आघूर्ण लगेगा उसकी विपरीत दिशा में हमें लगाना पड़ेगा, तब ये घूमने से रुकेगी, नहीं तो घूम जाएगी ये। ठीक, अब दूसरे सवाल में क्या पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, उत्तर में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं, उत्तर वही रहेगा। क्यों? क्योंकि कुंडली की आकृति बदल देने से आघूर्ण नहीं बदलेगा। आघूर्ण निर्भर करता है क्षेत्रफल पर या m की दिशा पर, तो वो तो वही है। मान लीजिए क्षेत्रफल जो है उतना ही है, देखिए क्या कह रहा है, उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली में प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी अनियमित हो, यानी कुंडली जो है इस तरीके से बना दी जाए ऐसे, लेकिन क्षेत्रफल वही रहे, जो A है वो बना रहे जो का त्यों, जो इसका क्षेत्रफल है वही ये बना रहे, धारा उतनी रहे। ठीक, तो और B उसी तरीके से लगा रहे 60 अंश के कोण पर, तो आघूर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आघूर्ण उतना ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आकृति पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे कहीं भी इस सूत्र में ये नहीं लिखा कि आकृति कैसी है, यहाँ लिखा है धारा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, वो तो उतना ही है, वृत्ताकार हो चाहे वर्गाकार कुंडली हो चाहे किसी भी शेप की हो। ठीक, अब देखते हैं कि ये उत्तर कितना आ रहा है, ये आघूर्ण आ कितना रहा है। ठीक, अब देखो हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं, इसे आप उत्तर की जांच करेंगे ज़रूर इसके। ये उत्तर कितना है जरा मैं 4-13 में जाके देख लूँ, 3.1 न्यूटन मीटर का ये उत्तर है, 3.1 न्यूटन मीटर ये उत्तर है। जरा उत्तर की जांच कर लें, ये उत्तर है, अपनी रफ कॉपी में इसे मिला लें, ये उत्तर है। ठीक, तो ये था प्रश्न नंबर 13। कैसे हल हुआ ये समझ में आ गया। और इसके बी पार्ट में कि आकृति अगर कुछ भी हो जाए, बदल जाए, क्षेत्रफल वही रहे कुंडली का, तो बल आघूर्ण पर, बल के आघूर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें क्षेत्रफल देखा जाता है। एक ही क्षेत्रफल के अलग अलग आकृतियों के पाश हों, लूप हों, कुंडलियाँ हों, एक ही धारा हो, एक ही कोण हो, ठीक, तो बल आघूर्ण भी एक जैसा ही लगता है उन पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई ऐसा प्रश्न बना दें कि भाई क्षेत्रफल वृत्ताकार कुंडली है, उसी क्षेत्रफल की वर्गाकार कुंडली है, क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं और दोनों चुंबकीय क्षेत्र में एक समान रूप से रखी हुई हैं, तो किस पे बल आघूर्ण सेम होगा, यानी एक जैसा होगा, किस पे ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा? तो उत्तर होगा कि दोनों पर बल आघूर्ण समान होगा, क्योंकि दोनों में क्षेत्रफल समान है। बाकी चीज़ें सब समान हैं, बाकी सब चीज़ें समान हैं, क्षेत्रफल का मान वही है, उसकी दिशा विशा सब वैसी की वैसी हैं, लेकिन आकृति का फर्क है, एक वर्गाकार है, एक वृत्ताकार है, तो बल आघूर्ण वही रहेगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, अतिरिक्त अभ्यास। अब आ गए हैं अतिरिक्त अभ्यास में। अतिरिक्त अभ्यास के सवाल बड़े होते हैं और कम लोग करते हैं, ध्यान रहे, अतिरिक्त अभ्यास के सवाल बड़े होते हैं और कम लोग करते हैं।
ठीक, लेकिन अच्छे होते हैं और बोर्ड की परीक्षाओं में अतिरिक्त अभ्यास में से सवाल आते हैं। कुछ लोग ये बातें फैला देते हैं कि यार अतिरिक्त अभ्यास में से बोर्ड में नहीं आता, कम आता है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड परीक्षाओं में अतिरिक्त अभ्यास में से भी सवाल आता है, उतना ही आता है, उसी तरीके से आता है जैसा सारी एनसीईआरटी में से आता है। उदाहरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, प्रश्नावली जो सामान्य प्रश्न है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है, अतिरिक्त अभ्यास भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए लेते हैं अतिरिक्त अभ्यास। यानी फिर हम ये जो लिखा है अतिरिक्त अभ्यास ये छोड़ देते हैं, यार होगा क्या करना है, सारे ही सवाल हमें हल करने हैं तो फिर क्या अतिरिक्त अभ्यास और क्या बिना अतिरिक्त अभ्यास। चलिए सवाल लेते हैं, 14 नंबर का सवाल है ये। दो समकेंद्रिक वृत्ताकार कुंडली x और y जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 16 और 10 सेंटीमीटर है। पहली बात, x की त्रिज्या 16 है, y की त्रिज्या 10 है, यानी Rx जो है वो 16 सेंटीमीटर है और Ry जो है वो 10 सेंटीमीटर है। दो वृत्ताकार कुंडलियों की जानकारी मिल रही है हमें। उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में व्यवस्थित हैं, ठीक है। कुंडली x में 20 फेरे हैं, यानी कुंडली x में जो फेरे हैं nx वो हैं 20 और ny कुंडली y में जो फेरे हैं वो कितने हैं? कुंडली y में फेरे हैं 25, ठीक। ix कुंडली x में जो धारा है, कुंडली x में धारा है 16 एम्पियर और कुंडली y में जो धारा है ये है 18 एम्पियर। यानी ये ध्यान रखना कि एक धारा का मान कहीं दूसरे के फार्मूले में ना लग जाए। एक को मैंने x लिख दिया, एक को y लिख दिया और ये प्रतीक जो है मैंने सब लगा दिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है x में धारा प्रवाह वामावर्त है जबकि y में धारा प्रवाह दक्षिणावर्त है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बना देते हैं, ठीक। देखिए ये बना लिया मैंने पूरब और ये बना लिया मैंने पश्चिम, ठीक। और इस तरीके से ये कुंडलियाँ बना दी मैंने, ये बना दी मैंने x और ये बना दी मैंने y। ये कौन सी है? ये है x जिसकी त्रिज्या ज़्यादा है और ये बना दी मैंने y जिसकी त्रिज्या कम है, ठीक। अब यहाँ खड़ा हुआ कोई व्यक्ति देखता है ऐसे, तो धारा जो है x में धारा कैसी है? वामावर्त है। देखो कोई गलती ना हो जाए, ठीक, ऐसे वामावर्त है ना। और इसमें कैसी धारा है? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त ऐसे, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो बड़ा आसान हो गया ये। देखो ये व्यक्ति इधर खड़ा है, इसकी वजह से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र पूरब की ओर जाएगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ जाएगा? x का, इसका जाएगा पूरब की ओर। क्यों? क्योंकि दाएं हाथ के हथेली से देख लिया धारा वामावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र परे को जा रहा है, ठीक। और इसमें धारा कैसी है? दक्षिणावर्त है तो इधर को आ रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर को आएगा? पश्चिम की ओर। सिंपल सी बात है। अब पूरब की ओर जाने वाले को प्लस करें, पश्चिम की ओर जाने वाले को माइनस करें, ठीक है, परिणाम आ जाएगा। क्योंकि हमने देख लिया कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र उल्टे हैं, यानी ये मान के चले कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो Bx इस तरफ को है और जो By है वो इस तरफ को है, ठीक। उत्तर दक्षिण दिशा में ये रखे हुए हैं दोनों और इनका केंद्र भी एक ही है, ठीक। तो यानी परिणामी जो है b जो लिखते हैं वो क्या करें? Bx माइनस By कर दें, ऐसे कर दें। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, By माइनस Bx भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। उसको आपको बताना है कि परिणामी आता किस तरफ है। अगर मान लीजिए मैंने Bx By कर दिया और ये आ गया धनात्मक, तो इसका मतलब है कि x का ज़्यादा है y का कम है, तो उसी तरफ हो जाएगा पूरब की तरफ। और अगर इधर को आ गया कुल मिला के इसको जैसे ही वैल्यू मान रखेंगे तो पता लग जाएगा कि है किस तरफ।
x का कितना है, y का कितना है। ठीक, चलिए रख लेते हैं एक बार। ये हो गया म्यू नॉट एन एक्स आई एक्स बटे 2r(x) माइनस म्यू नॉट एन वाई आई वाई 2r(y). देखिए ये हो गया मामला। ठीक, अब इसमें मान रख देते हैं। मान रखने पे क्या मिलेगा, देखो हमें म्यू नॉट अपॉन 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन है, इसका मान बाद में रख लेंगे। ठीक है, एन एक्स आई एक्स, ये देखिए एन एक्स आई एक्स, इसकी गुणा कर दूं तो कितना बनेगा, ये बनेगा 320। तो लिख देता हूं 320 बटे, ये 2 कॉमन ले चुका हूं आर एक्स। आर एक्स कितना बनेगा 16, इसे लिखता हूं 16 बटे 100। क्यों लिखा, क्योंकि मीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में है। ठीक, और ये त्रिज्या है, व्यास नहीं। कई बार क्या होता है सवाल में वृत्त का व्यास दे देता है और हम व्यास ही लगा देते हैं यहाँ पे। तो व्यास लगाना है तो फिर 2r(x) को पूरा व्यास लगा दो। त्रिज्या दे रखी है तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस एन वाई आई वाई, एन वाई आई वाई, ये है देखो 18 गुना 25। अब 18 गुना 25 कितना होगा, 25 अठे 200, 20, 25 और 20 45, कितना हो जाएगा ज़रा देखना, 25 गुना 18, तो कितना हो जाएगा 25, ये बनेगा 8 पंजे 40। गुणा करो यार इसको, इतना तो देखो कम से कम, 8 पंजे 40, 4 8 गुनी 16 और 4 भी तो 200 ही हो गया। 25 अठे 200, 25 इकन 25, 450 हो गया यार। ये बहुत नंबर आ रहा है यार, ये 450 हो गया ये। तो ये हो गया 450 बटे कितनी त्रिज्या है 10, 10 बटे 100। तो देखो वही हुआ जो मैं कह रहा था, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ से वो माइनस में आ गया। माइनस का मतलब y की तरफ, यानी बी वाई का मान बड़ा है बी एक्स। ये बात बताई जा रही है वहाँ पे। ठीक, इसे हल कर लें, इसका उत्तर निकाल लें। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आ गया, y की तरफ आ गया। तो ये जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है B, यानी B परिणामी, मैं लिखता हूँ देखो B परिणामी। ठीक, मान लिखेंगे यहाँ, और कितना मान लिखेंगे, मैं उत्तर देख लेता हूँ इसका। उत्तर देख के मान लिख के बताता हूँ आपको। 5 पाई 10 की घात -4, 5 पाई गुना 10 की घात -4 टेस्ला, और आया किस तरफ, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। ये है उत्तर, ये देखिए ये लिखा हुआ है उत्तर। अब यहाँ से हल करेंगे तो आ जाएगा अपने आप 5 पाई 10 की घात -4 टेस्ला, ये उत्तर बनेगा। ठीक, क्योंकि म्यू नॉट की जो वैल्यू है, म्यू नॉट बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 10 की घात -7 गुणा 2 पाई, क्योंकि 2 तो है इसमें। ठीक, आ गया। अब इसके बाद पाई आ गया, 10 की घात -7 आ गया। इन नंबरों को हल करेंगे तो यहाँ से उत्तर आपका माइनस में आएगा, क्योंकि हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया bx माइनस by, क्योंकि by बड़ा है तो हमें क्या कर देना पड़ेगा फिर, by माइनस bx, परिणामी बता देना है पश्चिम की तरफ। ठीक, या फिर हम इन दोनों को अलग अलग निकाल लें, देख लें पश्चिम की तरफ वाला ज़्यादा है, जैसे मैंने ये किया, दोनों को अलग अलग निकाल के देख लें और घटा के बता दें कि y वाला ज़्यादा है x वाले से, यानी पश्चिम वाला ज़्यादा है पूर्व वाले से, तो परिणामी होगा पश्चिम की तरफ। ठीक, कुल मिला के ये सवाल था 14 नंबर का सवाल। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, NCERT की हल कर रहे हैं। ठीक है।